हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपनी इस क्लास में ऑस्मोसिस के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे और किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा होता है, इसकी बातें करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑस्मोसिस के लिए रिक्वायर्ड जो कंडीशंस थी उनकी बात करी। ये समझा कि ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नेचर के बारे में समझा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। आगे जितने भी प्रोसेसेस हैं, आप 11th में जाओगे या और भी चीज़ें करोगे तो बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, मैं जल्दी से उसको रिकॉल करता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ, आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमने ये बात करी थी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर सॉल्वेंट का ही मूवमेंट हो रहा होता है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम लोगों ने दूसरे भी तरीके से पढ़ा था कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from hypotonic solution to hypertonic solution through semi permeable membrane। आइए एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या है। जैसे यहाँ पर एक मैं बीकर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है बीकर B1 और इस बीकर में 20% शुगर सोल्यूशन है। अब ये 20% शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर 20 ग्राम शुगर है और 80 ml वाटर है। इतनी बात क्लियर है। 20% शुगर सोल्यूशन अगर यहाँ पर भरा हुआ है बीकर B1 में, इसका मतलब ये हुआ कि इस बीकर में जो सोल्यूशन है उसमें सल्यूट कितना है, इसमें सल्यूट है 20 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है 80 ml। और एक बात और याद रखिएगा, इन द केस ऑफ प्लांट सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, वाटर ही होता है। चलिए बीकर B1 में हमने क्या भरा है, 20% शुगर सोल्यूशन। एक दूसरा बीकर है दैट इज B2, इसमें हमने 25% शुगर सोल्यूशन भर दिया है। क्या रखा हुआ इसमें, 25% शुगर सोल्यूशन है। अब अगर 25% शुगर सोल्यूशन है, इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर 25 ग्राम क्या है, शुगर है, दैट इज सल्यूट, और 75 ml क्या है, सॉल्वेंट है, दैट इज वाटर। ओके, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह की बातें की जाए तो दो सोल्यूशन दिए हों जो कि दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के हों और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो तो ऑस्मोसिस होगी। लेकिन हम यहाँ पर कंपैरिजन में बात करेंगे। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ सेंटेंस कि बीकर B2 में B1 के कंपैरेटिवली सल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पर 25 ग्राम है और यहाँ पर कितना है, 20 ग्राम्स है। मीन्स बीकर B2 में B1 के कंपैरिजन में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बीकर B2 में B1 के कंपैरेटिवली सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पर आप देखिए 75 ml सॉल्वेंट है और यहाँ पर कितना है, 80 ml। तो आपसे अगर मैं कहूँ कि कौन सा सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, कौन सा हाइपोटोनिक है, तो आई थिंक आप बता सकते हो कि जहाँ पर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। दैट्स वाई इसको हमने कहा ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है दूसरे सोल्यूशन के कंपैरेटिवली, तो उसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। और इस B2 सोल्यूशन के कंपैरिजन में B1 में जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। ये बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब अगर हम इस दोनों मेम्ब्रेन को
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो आपको पता है ऑस्मोसिस का जो 2 पैरामीटर था कि हमारे पास 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन होने चाहिए। आप देखिए यहाँ पर जो दोनों सोल्यूशन है B1 और B2, इनमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज़रूर है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़रूर है ना। एक हाइपरटोनिक है, एक हाइपोटोनिक है। तो आपको पता है कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, या ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। भाई सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा होंगे वहीं से सॉल्वेंट मूव करेगा कहाँ पे, जहाँ पे सॉल्वेंट कम होंगे। तो दैट्स वाई ये जो वाटर का मूवमेंट होगा ये किधर होगा, फ्रॉम B1 टू B2। इतनी बात क्लियर है। अब आइए आपके NCERT में कुछ 3-4 पॉइंट रखे हैं इसको समझने के लिए, जैसे व्हाट हैपन्स व्हेन अ प्लांट सेल और एनिमल सेल इज केप्ट इन। क्या होगा जब किसी प्लांट सेल को और एनिमल सेल को हम रखें एक बार मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में। अब मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यानी सेल, जैसे ये मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, तो सबसे ऊपर अगर प्लांट सेल है तो ये सेल वॉल होगी सबसे ऊपर, और सेल वॉल जो है वो परमिएबल होती है। दैट्स वाई हम सीधे बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। मान लीजिए ये सेल है, दिस इज द सेल, तो इसके अंदर बड़ी सी वैक्यूल होगी, ये वैक्यूल है, इसमें वैक्यूलर सैप भरा हुआ है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, सब एक सोल्यूशन ही है। क्या है, एक सोल्यूशन। यानी प्लांट का जो सेल सैप है, साइटोप्लाज्म है, उसमें भी वाटर और डिफरेंट डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, दैट्स वाई वो सोल्यूशन है। कौन सी चीज़ सोल्यूशन है, सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड पोर्शन। इतनी बात क्लियर है। अब इस सेल को हमने कहाँ रख दिया, एक ऐसे सोल्यूशन में जो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। ज़्यादा कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड का मतलब किसके कंपैरिजन में, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसके कंपैरिजन में एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अब इसका मतलब अगर एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन सराउंडिंग सॉल्यूशन हो गया, दोनों में सराउंडिंग सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि ये जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इतनी बात क्लियर है। अगर ये हाइपरटोनिक है तो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ऑब्वियस सी बात है वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्लियर होना चाहिए एकदम से। अब देखिए अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब यहाँ पर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी कंपैरेटिवली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी हाइपोटोनिक में सल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अब आप देखिए आपके पास 2 सॉल्यूशन हैं जिनके कंसंट्रेशन डिफरेंट है। बीच में ये जो आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, इसका भी नेचर सेलेक्टिव परमेबल और सेमी परमेबल है। इट मीन्स व्हाट, वी हैव नाउ 2 solution of different concentration separated by semi permeable membrane। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि अब यहाँ पर ऑस्मोसिस होगी। बस समझना ये है कि ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, वो बाहर की तरफ होगा, मीन्स एक्सटर्नल सोल्यूशन की तरफ होगा, कि एक्सटर्नल सोल्यूशन से सेल के अंदर होगा। तो जितना भी हमने पढ़ा है आप देखिए, ऑस्मोसिस में होता क्या है कि ऑस्मोसिस में हमेशा ये जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का, वो अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ होता रहता है। जब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो आप समझिए यहाँ पर अब होगा क्या। अब आपने देखा कि बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, यहाँ पर सॉल्वेंट कम है, और अंदर का सॉल्यूशन सेल सैप का सॉल्यूशन कैसा है, वो हाइपोटोनिक है, वहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा ना सॉल्वेंट का ऑस्मोसिस में। तो सेल से वाटर मॉलिक्यूल एक्सटर्नल सॉल्यूशन में चले आएंगे।
चले आएंगे ना। अब देखिए सेल से वाटर का मूवमेंट एक्सटर्नल सॉल्यूशन में क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑस्मोसिस हो रही है, और ऑस्मोसिस हमेशा हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ होती है। या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इतनी बात क्लियर? अब आप देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर तो ऑस्मोसिस हो रही है, यहाँ पर ऑस्मोसिस तो हो रही है, लेकिन सेल से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। किसका? वाटर का। तो इसको हम अगर ऐसा लिख दें कि दिस इज एक्सोऑस्मोसिस, तो बात सही होगी। सेल से एक्सटर्नल सॉल्यूशन में पानी चला आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। इज दैट क्लियर? मैं एक मिनट स्क्रीन रब कर देता हूं। अब और इसको समझने के लिए, अगर इसी सेल को, इस सेल में से जब पानी निकल आएगा बाहर, तो फिर बचेगा क्या? ये सेल इस तरीके से है, ओके, ये सेल इस तरीके से थी, और इसमें से मैक्सिमम पानी निकल आया। तो पानी निकलने के नाते क्या होगा? यहाँ का जो लिक्विड पोर्शन था वो कन्फाइंड हो जाएगा कि नहीं? यानी पहले तो एकदम देखिए सेल मेम्ब्रेन से एकदम अटैच, टाइटली अटैच था, लेकिन जब पानी निकल गया तो सेल ये श्रिंक करेगी ना, सिकुड़ेगी, क्योंकि पानी इसका बाहर आ गया है। तो इसका जो लिक्विड कंटेंट है वो एक निश्चित लिमिटेड एरिया में कन्फाइंड होगा, स्फेरिकल शेप समवॉट ऐसा लगेगा। और अगर इसी सेल को हम मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में फिर से रख दें, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दें, यानी ये सॉल्यूशन जिसमें दोबारा हमने इस सेल को रखा है वो इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो व्हाट विल हैपन? सेल से पूरा का पूरा पानी जो भी बचा भी होगा वो भी निकल आएगा एक्सटर्नल सॉल्यूशन में बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। इतनी बात क्लियर है? तो फिर सेल का शेप कैसा हो जाएगा? सेल का शेप ऐसा हो जाएगा कि इसका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ लिक्विड पोर्शन है वो सेल के सेंट्रल पार्ट में या कहीं पर अगल बगल एकदम स्फेरिकल, या एकदम तो स्फेरिकल नहीं बोलेंगे, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में एक लिमिटेड एरिया में कन्फाइंड हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये देखिए, इससे ज़्यादा पानी यहाँ था और इससे ज़्यादा पानी यहाँ पर था। अब सेल धीरे धीरे कैसे होती जा रही है? फ्लैसिड होती जा रही है, श्रिंक करती जा रही है। और अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, जब सेल से पूरा का पूरा पानी निकाल दिया जाता है बाय द एक्सोऑस्मोसिस, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, और प्लाज्मोलिसिस का बहुत बड़ा रोल है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में। प्लाज्मोलिसिस कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। प्रिकल वगैरह होते हैं, इनसे इनको हायर साल्ट कंसंट्रेशन में रख देते हैं और वहाँ से पूरा पानी निकल आता है, जिससे फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर वो डिके नहीं होते हैं। हालांकि बातें हम लोग बाद में करेंगे, बट प्लाज्मोलिसिस कैसे हो रही है? जब 2 बार एक्सोऑस्मोसिस हो जाए तो वो प्लाज्मोलिसिस होता है। तो आपने पढ़ लिया कि अगर एक प्लांट सेल या एनिमल सेल को हमने मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रख दिया तो सेल एक्सोऑस्मोसिस के नाते श्रिंक कर जाएगी। आई थिंक आपको बातें पूरी तरीके से समझ में आ रही होंगी। दूसरा है कि अगर हम इसी सेल को रख दें लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में, इन्हीं सेल्स को अगर हम लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रख दें, जो मैंने यहाँ मोर लिखा था, अगर यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि मैंने यहाँ पर सेल को लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रख दिया, तो ये लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कैसा होगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। कैसा होगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो किसी दूसरे कंपैरिजन करने वाले सोल्यूशन की अपेक्षा जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है। अब दोबारा इसी को लिखते हैं। अब ये देखिए, ये एक बीकर है जिसमें आपने सॉल्यूशन भरा हुआ है और इस सेल को यहाँ पर रख दिया आपने। दिस इज द सेल, और ये सेल की सेल मेम्ब्रेन होगी जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तरीके से बिहेव करेगी, यानी उसके क्रॉस केवल
सॉल्वेंट ही क्रॉस कर सकते हैं। और आपने क्या यहाँ पर लिखा है कि क्या होगा जब हम किसी प्लांट सेल और एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे, यानी जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है जो बीकर में भरा है वो कैसा है बच्चों, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। कैसा है ये, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। किसके कंपैरेटिवली, इस साइटोप्लाज्म के कंपैरेटिवली। अगर ये हाइपोटोनिक है तो सेल के अंदर भरा हुआ सोल्यूशन कैसा होगा, वो हाइपरटोनिक होगा। इतनी बातें समझ रहे हो ना। और अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है जबकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, सेल में भरे हुए फ्लूइड के कंपैरिजन में। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर कहाँ पर, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। इतनी बात क्लियर है। अब आपने देखा कि यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, एक सेल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड और दूसरा बीकर में भरा हुआ एक्सटर्नल सॉल्यूशन। दोनों ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। बीच में ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, दिस वन, ये किस तरीके से बिहेव करेगी, एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस होगी, दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। और किस तरफ होगी, फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यानी आपको मैंने बता रखा था कि ऑस्मोसिस के अंदर होता क्या है, ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, मुझे बताइए कि दोनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा है। ओके, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ कम है, यहाँ पे कम है। तो वाटर का मूवमेंट किधर होना चाहिए, सॉल्वेंट की ज़्यादा कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की कम कंसंट्रेशन की तरफ। इट मीन्स एक्सटर्नल सॉल्यूशन से पानी अब इस सेल के अंदर चला जाएगा। अब इस सेल के अंदर अगर चला गया पानी तो सेल का शेप कैसा हो जाएगा, सेल के अंदर भाई मोर वाटर इंटर कर गया बाहर से अंदर की तरफ। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस का रिजल्ट क्या होगा, ये जो सेल है पानी भर जाने के नाते स्वेल कर जाएगी कि नहीं, पानी भर जाने के नाते सेल स्वेलअप हो जाएगी। तो सेल फूल जाएगी। इतना क्लियर है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोऑस्मोसिस। जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन से सेल के अंदर पानी अंदर जाने लगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस, जिसके नाते सेल कैसी हो जाती हैं, स्वेलअप। लास्ट बात यह है कि क्या होगा कि अगर हम किसी प्लांट या एनिमल सेल को रख दें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, किस में रख दें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को कंपैरिजन की बात अगर हम यहाँ करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन सेम हो। तो वही चीज़ है कि अगर इस बीकर में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन सेल में भरे हुए फ्लूइड की कंसंट्रेशन से लगभग क्या एकदम बराबर है, तो ये दोनों सॉल्यूशन आपस में कैसे होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कैसे होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपको पता है हर जगह यहाँ पर भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी है उतनी सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म में है, सॉल्वेंट भी बराबर है। तो जब कोई डिफरेंस है ही नहीं कंसंट्रेशन का तो डिफरेंस को मिनिमाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी यहाँ पर नो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, नो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। इतनी बात क्लियर है। और आई थिंक आपको ये बातें तीनों समझ में आ गई होंगी। अगर ये बात समझ में आ गई है कि किस तरीके से वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा होता है, तो आप ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि प्लांट वाटर को रूट के थ्रू किस तरीके से एब्जॉर्ब करके अपने डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाते हैं। इज दैट क्लियर। और फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं सभी चीज़ों को यूज़ करके आपको विजुलाइज कराऊंगा कि प्लांट
जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो सॉइल से रूट हेयर और रूट से होता हुआ, जाइलम से होता हुआ हर पार्ट में पानी किस तरीके से पहुंच जाता है, और ये इसमें बहुत बड़ा रोल है ऑस्मोसिस का। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़िए, कंसेप्ट इसको समझ लीजिए, याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इसको अप्लाई करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। और आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, कोई भी कंसेप्ट ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर मिल जाए। थैंक यू।